दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर है जो बिहार प्रांत के भागलपुर में अपनी टीम के साथ, जिसमें 9 गनर होते हैं, एक अर्दली होता है और एक स्टेनो बाबू होता है। ये औचक निरीक्षण में थे और इसी बीच में एक एसडीएम साहब भी अचानक से आ जाते हैं और एसडीएम साहब ने आईएएस ऑफिसर को देखकर उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। कहा कि साहब, आपको पहले कभी नहीं देखा है, मैं इसी इलाके का एसडीएम हूँ। क्या बात है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही एसडीएम ने ये बात कही, आईएएस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की। लेकिन एसडीएम साहब फिर भी उसका नाम पूछ लेते हैं। कहते हैं, साहब आपका नाम क्या है और आपका बैच कौन सा है, यानी कि आप किस बैच के ऑफिसर हैं। जैसे ये बात पूछते हैं तो आईएएस ऑफिसर को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एक थप्पड़ खींचकर एसडीएम साहब को जड़ देते हैं। एसडीएम साहब आगे कुछ कहते तो इसी बीच में एक और थप्पड़ एसडीएम साहब को जड़ देता है। फिर एसडीएम साहब एकदम शांत हो जाते हैं। ये आईएएस ऑफिसर जो होता है अपनी टीम से कहता है कि चलो यहाँ से, यहाँ इन लोगों ने हमारी काफ़ी बेइज्जती कर दी है, ठीक है हम इन्हें देख लेंगे। इतना कहकर वो अधिकारी वहाँ से निकल जाते हैं। एसडीएम साहब 2 थप्पड़ खाने के बाद चुपचाप यहाँ बैठ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये हुआ क्या है। अचानक से वो कौन था, कहाँ से आया था, क्यों 2 थप्पड़ मारे थे, और इस बात को वो किसी से कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। वक्त कुछ आगे बढ़ जाता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद पता चलता है वो असली आईएएस ऑफिसर नहीं था, बल्कि फर्जी आईएएस ऑफिसर था। फर्जी ऑफिसर बनकर साथ साथ उसने लगभग 2 करोड़ की तो उसने ठगी कर ली थी और साथ ही वो शादीशुदा होने के बावजूद भी उसकी 4 गर्लफ्रेंड होती हैं। 4 में से वर्तमान में जब वो पकड़ा जाता है तब उनकी 3 गर्लफ्रेंड जो होती हैं वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं। ये कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, लेकिन सच्चाई से रूबरू जरूर करवाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। ये कैसे पकड़ा जाता है ये समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है, जो आज की ये सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसकी शुरुआत होती है बिहार प्रदेश से। लेकिन शुरू करते हैं 7 नवंबर 2025 की सुबह करीब 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना प्रभारी होते हैं अनुज कुमार सिंह अपनी टीम के साथ स्टेशन पर औचक निरीक्षण कर रहे थे। 40 साल का एक युवक था। वो अधिकारियों को देखकर एकदम से सकपका जाता है, थोड़ा डर सा जाता है। इसी बीच में जो अनुज सिंह होते हैं वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहते हैं। उनकी टीम आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के बाद फिर जब वापस लौट कर आते हैं, लौट कर आने के बाद उस लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। पूछते हैं, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने बताया, जी मेरा नाम मुकुंद माधव है। तो पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो फिर वो बताता है, साहब मैं मोकामा बिहार का रहने वाला हूँ। फिर पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? कहता है कि साहब पेशे से मैं एक व्यापारी हूँ और मेरी काफ़ी किताबों की दुकान है होलसेल की। तुम मुझे देखकर घबराए क्यों, क्या बात है? जब अधिकारी ने एक के बाद एक सवाल करना शुरू कर दिया तब उसके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो जाता है। वो डर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि भाई तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। उसकी तलाशी ली जाती है तो तलाशी के बाद भी कुछ नहीं निकलता है उसके पास। उसके बावजूद भी वो घबराया हुआ था। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुछ तो बात जरूर है। इंस्पेक्टर साहब के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। इसी बीच इंस्पेक्टर साहब ने जो वहाँ पर आसपास जो सामान रखा हुआ था उस सामान की तलाशी लेना शुरू कर दिया। वहीं पर एक बैग रखा हुआ था और जैसे ही उस बैग पर हाथ रखा जाता है, पूछा जाता है कि ये बैग किसका है। दरअसल अब जो मुकुंद माधव है उसको ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि साहब ये बैग मेरा है। जैसे उस बैग की चैन खोली जाती है तो वो बैग 500 के नोटों से भरा हुआ था। अब उस बैग की जब गिनती की जाती है कि कितने नोट हैं उसके अंदर, तो उसमें 99,90,000 रुपए थे। इतने सारे रुपए लेकर एक व्यापारी आखिरकार कहाँ जा रहा है? 7 नवंबर की तारीख थी और वैसे भी बिहार में उस वक्त इलेक्शन चल रहा था। तब पुलिस ने तमाम तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। उस व्यापारी ने कहा कि साहब पैसे तो मेरे ही हैं, मैं किसी से लेकर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि जब लेके आ रहे हो तो इसके बारे में सबूत दीजिए।
जब सबूत मांगा गया तो सबूत वो नहीं दे पा रहा था। आखिरकार जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा तब जाकर वो तोते की तरह बोलने लगता है। उसने कहा कि साहब, मैं पेशे से व्यापारी हूँ और मोकामा बिहार का रहने वाला हूँ। मोकामा में मेरी स्टेशनरी की होलसेल की बड़ी शॉप है। साहब, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है, उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरकारी ठेका दिलवाऊंगा और वो थोड़ा बहुत नहीं होगा, लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास का होगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। साहब, मैंने उसको पैसे दे दिए थे, ना तो ठेका मिला, और जब मैंने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया तो उसने मुझे 99,90,000 रुपए वापस किए हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस बैग के अंदर कितना रुपया उसने मुझे वापस किया है। बस इतना सुनना था। पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन है वो। उसने कहा, साहब, एक आईएएस ऑफिसर है, और आईएएस ऑफिसर के बारे में जब बातचीत की जाती है कहाँ है, तब पुलिस वालों ने अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े अधिकारियों से सलाह मशवरा लेना शुरू कर दिया, जिसमें डीएम और एसडीएम ऐसे अधिकारी शामिल हो जाते हैं। बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है, बात बिहार तक पहुंच जाती है, बात उत्तर प्रदेश की सरकार तक पहुंच जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल जब तेजी के साथ शुरू होती है तो शुरुआत में एलआईयू को जांच दी गई थी। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी पर ऐसे ही हाथ डालना ठीक नहीं था। पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही थी और एलआईयू अपनी तरफ से जांच कर रही थी, और जांच के बाद जो चीज़ निकल के सामने आती है, बस उसी की चर्चा पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैल जाती है। बिहार प्रदेश का जिला लगता है एक सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी का एक गांव लगता है महसोल। महसोल गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह। ये लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है, चाहे कक्षा 1 की बात करें या फिर इंटर की या फिर उससे ज़्यादा पढ़ाई की बात करें। वो अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाया करता है। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। एक लड़की से प्यार हो जाता है साल 2016 में। उस लड़की से भागकर शादी कर लेता है। लड़की भी तैयार थी उससे शादी करने के लिए, इसलिए कोई ज़्यादा विवाद नहीं होता है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो जाती है और बाद में एफआईआर समाप्त भी हो जाती है। साल 2019 में उसने मैथ से एमएससी की पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ने में होशियार था ही, वो DIOS ऑफिसर बनना चाह रहा था, यानी कि जिला विद्यालय निरीक्षक वो बनना चाह रहा था, और उसके लिए वो सिविल की तैयारी में जुटा हुआ था। इसी बीच में उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना एक कोचिंग सेंटर खोला जाए, और उस कोचिंग सेंटर में जो आसपास के युवा हैं, युवतियां हैं, उनको भी पढ़ाया जाए। उनको पढ़ाएंगे तो खुद भी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। साल 2022 में आदित्य सुपर 50 के नाम से वो एक सीतामढ़ी में कोचिंग सेंटर खोल देता है, और इसी बीच में उसके पास कुछ पैसे की कमी पड़ जाती है। पैसे की कमी को दूर करने के लिए उसने एक लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उस लड़के ने 2 लाख रुपए का इंतजाम करके दे दिया। वो गरीब टाइप का लड़का था, उसने जब पैसे का इंतजाम करके दे दिया, उसकी ना तो नौकरी लगी और ना ही उसके पैसे वापस हो रहे थे। लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बार बार कहता है कि सर, गुरुजी, मेरे पैसे वापस कर दीजिए या तो फिर मेरी नौकरी लगवा दीजिए। अब ना तो उसको पैसे वापस कर रहा था और ना ही उसकी नौकरी लगने का कहीं जुगाड़ था। लड़के की नौकरी मिल नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में वो लड़का जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर चला जाता है और एक एफआईआर गुरुजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देता है। जैसे एफआईआर दर्ज होता है, अब गुरुजी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। पहला जो मुकदमा हुआ था बीबी वाले मामले में सहमति थी, हालांकि वो तो बाद में ख़त्म हो गया था। दोनों बालिग थे और वो मामला ख़त्म हो गया था। लेकिन ये जो मामला है 2 लाख रुपए की ठगी का, तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जो भविष्य था वो पूरी तरीके से अब अंधकार में है। वो सरकारी नौकरी के लायक नहीं बचा है। अब यहाँ से वो रातों रात गायब हो जाता है। करीब करीब 1 साल तक वो गायब रहता है, और 1 साल के बाद जब वापस लौट कर आता है एक नई कहानी के साथ। उसने कहा कि यूपीएससी 2022 उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और उसको आईएएस ऑफिसर का कैडर मिला है। बस इतना था। ये सुनने के बाद उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, मिलने वाले जितने लोग थे वो खुश हो जाते हैं कि यार ये तो कुछ बन गया है, कुछ अच्छा काम किया है। 1 साल घर से दूर रहा और उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। दरअसल एग्ज़ाम की तैयारी वो पहले से ही कर रहा था।
तो लोगों को आसानी से बिलीव भी हो जाता है, विश्वास भी कर लेते हैं। वो सिर्फ रिजल्ट लेकर सामने आता है। अब इसके बाद इसका जो साला होता है, नाम उसका होता है अभिषेक। अभिषेक को पूरी कहानी बता देता है, ये जो सच्ची कहानी है इसके पीछे, कि वो एग्जाम कुछ नहीं दिया है इसका, ना ही IAS बना हुआ है, लेकिन यहाँ से उसके दिमाग में आता है कि वो पढ़ तो सकता नहीं, अब ज़्यादा आगे कुछ आगे कर सकता नहीं है, इसीलिए फर्जी IAS ऑफिसर बन जाए तो कैसा रहेगा। अभिषेक ने भी साथ दिया। अभिषेक ने फर्जी IAS ID बनवाई, नेम प्लेट बनवाई और सब कुछ तैयारी कराने में शुरू से लेकर आखिरी तक उसने साथ दिया। कैसे कैसे लूटपाट करनी है, कैसे कैसे लोगों को ठगना है, अभिषेक पूरी मदद कर रहा था। और मदद करने के बाद उसने एक मीटिंग कराई। सितंबर 2024 की बात है। अररिया बिहार के होटल में मीटिंग हो रही थी और पटना मोकामा का एक व्यापारी होता है, उस व्यापारी का नाम होता है मुकुंद माधव। मुकुंद माधव से जब मीटिंग थी तो ये शर्त रखी गई थी कि मुंह दिखाई में 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। मुकुंद माधव तैयार हो जाता है, कहता है कि साहब अगर मुझे बड़ा ठेका मिलेगा तो मुझे क्या दिक्कत है। यानी कि पहली ही मीटिंग के 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। साले बहनोई खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और बहुत तेज चलेगी। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। अप्रैल 2025 की बात है। उसने जब AI आता है तो AI में जो भी आप डालेंगे कि कोई टेंडर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो वो आपको सटीक सी जानकारी देता है और पूरा परफॉर्मा तैयार कराता है। जैसे अखबार में प्रकाशित होता है वैसा अखबार, जैसी न्यूज़ चाहो वैसी न्यूज़ बन के आ जाती है। सब कुछ AI की मदद से उसने किया और AI की मदद से उसने सामने वाले को ऐसा भरोसा दिलाया कि आपको 200 करोड़ रुपए का टेंडर है, जो सरकारी ठेका है, वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ खर्च करने पड़ेंगे। 10 लाख रुपए तो पहले दे चुका था, मुंह दिखाई के रूप में जो पहले दिया था उसने। बाद में 1 करोड़ 70 लाख रुपए उससे और ले लिए थे। उसके बाद में फिर उससे डिमांड की थी 25 लाख रुपए की और ले लेते हैं। और उसके साथ 2 लग्जरी गाड़ियां भी गिफ्ट में उसने दी थी। साथ ही बहुत अच्छी खासी तादाद में उसको सोना चांदी यानी कि ज्वेलरी भी गिफ्ट की जाती है। अब यहाँ से इसका जो हाव भाव रंग रूप था इस फर्जी IAS ऑफिसर का बदल जाता है और कुछ इस तरीके से बदलता है। वो इनोवा कार में चलता था, खुद उस पर लाल बत्ती लगा रखी थी, उसके पीछे एक और कार चलती थी और उस कार के अंदर उसके लगभग 8 से 10 सुरक्षाकर्मी होते थे। सुरक्षाकर्मियों की भी एक ड्रेस अलग टाइप की होती थी। उनके पास आधुनिक हथियार भी साथ में, उनकी जैसे आर्मी वालों की यूनिफॉर्म होती है ऐसे ही उनकी भी यूनिफॉर्म थी, लेकिन ब्लैक टी-शर्ट वो लोग पहनते थे, ब्लैक यूनिफॉर्म थी। वो आराम से घूमते हैं, इधर उधर रहते हैं, सब अपना काम कर रहे थे। और कहीं भी जाना, औचक निरीक्षण करना, एक अर्दली होता है, फाइल लेके चलना साहब के साथ, नेम प्लेट लगी हुई है। वैसे भी IAS अफसर को रोकने की किसी के अंदर हिम्मत तो होती नहीं है। ऐसे ही एक वाकया होता है। एक बार यह अचानक से औचक निरीक्षण कर रहे थे और उस इलाके के जो SDM साहब थे अचानक वो भी आ जाते हैं। SDM साहब ने पूछा कि सर आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, कौन सा बैच है, किस बैच के आप IAS ऑफिसर हैं। जब ये SDM साहब पूछते हैं तो उसे लगता है फंसने वाला हूँ, तो SDM साहब को वो 2 थप्पड़ लगाकर शांत करा देता है। इससे पहले कोई दूसरा सवाल पूछा जाए, दूसरा थप्पड़ भी मार देता है। तो SDM साहब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन इस मामले की FIR कभी दर्ज नहीं होती, क्योंकि SDM साहब को ऐसा लगता है कि जब FIR कराएंगे तो जाहिर सी बात है अखबारों में छपेगा, और अखबार में जब छपेगा तो फिर फोटो भी छपेगी, आएगी, SDM साहब का नाम भी आ जाएगा और चेहरा भी आ जाएगा। पूरी ज़िंदगी वो थप्पड़ लोग उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि देखो एक फर्जी IAS ऑफिसर से पिट गए। तो ये बात कभी अखबारों में नहीं आती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गुलरिया थाना लगता है, उसके अंदर एक भटहर एक जगह लगती है। वहाँ पर एक सरकारी विद्यालय होता है। सरकारी विद्यालय में ये पूरे लाव लश्कर के साथ पहुँच जाते हैं चेकिंग करने के लिए। वहाँ वैसे भी प्राइमरी के टीचर थे, एकदम से डरे सहमे घबराए हुए थे। गाँव के लोगों तक बात पहुँच जाती है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं देखने के लिए, भैया IAS ऑफिसर आए हुए हैं। लेकिन एक शिक्षक जो होता है, एक टीचर होता है, वो घबराया हुआ नहीं था। वो टीचर पूछता है, सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से हो, यहाँ किस काम से आए हो। तब उन्होंने कहा कि मैं 2022 में UPSC क्लियर किया था, मैंने IAS ऑफिसर हूँ और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के अलग अलग विभागों की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा है,
मैं आपके विद्यालय की चेकिंग करने के लिए आया हूं, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की इसमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल उस टीचर ने जो सुरक्षा गार्ड थे उनके, जो सिक्योरिटी थी उनकी, नकली लग रही थी। नकली इसलिए लग रही थी क्योंकि उसके कोई पुलिस का कोई लोगो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सादा वर्दी में दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था। यहीं से उसको शक होता है और एक फौजी यानी कि एक उसके गार्ड के पास पहुंचते हैं और उससे पहुंचने के बाद उससे पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो? तो कोई बताता है कि मैं असम का रहने वाला हूँ, तो कोई दूसरी जगह का बात बताता है। उनकी बोलचाल भाषा भी बिल्कुल अलग होती है। इसी बीच में उस टीचर ने और कई जानकारियाँ जुटाने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी जो सैलरी है कितनी है, कहाँ से मिलती है? तो कहते हैं कि सैलरी तो हमें साहब ही देते हैं, जो ये आपके अर्दली हैं, स्टेनो बाबू हैं, इनकी सैलरी कहाँ से मिलती है, इनकी सैलरी कौन देता है? उनकी सैलरी भी साहब देते हैं, साहब तो आपके बहुत ख्याल रखते हैं। इस तरह की बातें जो बताना शुरू किया, टीचर को शक हो जाता है और जब शक होता है तभी सवाल करते हैं और उन सवालों का जवाब में जब फंसने की स्थिति आ जाती है तो आईएएस जो ऑफिसर होता है जल्दी से वहाँ जांच करके स्कूल से वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही करते करते उन्होंने, जब जांच पड़ताल चल रही थी, एलआईयू की जांच अलग चल रही थी, पुलिस की जांच अलग चल रही थी, तो पता चलता है कि लगभग 40 लोगों से ये ठगी कर चुके हैं। 40 लोगों को ठग चुके हैं, उनसे पैसे या फिर उनके साथ कुछ और, जैसे क्या शादीशुदा होने के बावजूद भी जब इन्होंने सोशल मीडिया पर इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब इनके आईडी बनी हुई थी, इनके साले साहब जिनका नाम अभिषेक होता है, बड़ी अट्रैक्टिव इन्होंने इनकी आईडी बनाई हुई थी। लड़कियों की बहुत ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आने लगती है। आसपास की 4 ऐसी लड़कियां थी जो झमेले में फंस जाती हैं और झमेले में फंसने के बाद उनसे बस प्यार मोहब्बत की बातें, शादी की बातें, कुल मिला के वो उनके साथ फिजिकल हो जाते हैं और 4 गर्लफ्रेंड में से 3 को वो प्रेग्नेंट भी कर देता है। जब पकड़ा जाता है तब ये बात लोगों के सामने आती है कि यदि 7 नवंबर 2025 को 99,90,000 रुपए गोरखपुर का रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ कि जीआरपी पुलिस नहीं पकड़ती तो शायद ये आईपीएस ऑफिसर जो फर्जी था वो एकदम से पकड़ा नहीं जाता। जैसे ही 7 नवंबर को ये मामला हुआ था, ठीक 11 नवंबर को एक लड़की थाने में पहुंच जाती है और कहती है कि साहब ये फर्जी आईएएस ऑफिसर है, क्योंकि उसने अखबार पढ़ा था। अखबार पढ़ने के बाद वो थाने में आती है और पूरी कहानी बयां करती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इससे मुलाकात हुई थी, 2 महीने से शारीरिक शोषण कर रहा है और ये शादी की बात भी कर रहा था। उसकी भी तहरीर पर एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। 9 दिसंबर 2025 को इस फर्जी आईएएस ऑफिसर की, इसके साले की और इसके साथ एक खास दोस्त होता है परमानंद गुप्ता की भी गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी मदद वो कर रहा था। यह भी गोरखपुर का रहने वाला था और इन्होंने सीतामढ़ी छोड़ दिया था। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रह रहे थे। जब इन्हें पता चल गया कि यहाँ भी फंसने वाला हूँ तो फिर लखनऊ में आकर रहना शुरू कर देते हैं। एलआईयू जांच पड़ताल कर रही थी और एलआईयू इनके पीछे पड़ जाती है, ये पता करने के लिए कि आखिरकार ये क्या क्या कांड किए हुए हैं। इनके कर्मकांड के बारे में पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। शादीशुदा होने के बाद इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 5 साल की है और दूसरा बेटा जिसकी उम्र 6 साल के आसपास की है। पुलिस इन कड़ियों को जोड़कर इस मामले में चार्जशीट लगाएगी और चार्जशीट लगाने के बाद अदालत में पेश करेगी और जो बाकी की जिंदगी है, जो ऑफिसर बनकर घूम रहा था फर्जी, शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, इस पूरे मामले को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।